Hi guys, welcome to Law Organic. In this video, we will start with the Companies Act 2013, which is the most important corporate law. We will study slightly about its background, its date of enforcement, its scope, and its applicability for today. So let's start. द कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले जो एक्ट कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन को और उनकी फंक्शनिंग को गवर्न करता था दैट वाज द कंपनीज एक्ट 1956 एंड ये किस कमिटी की रिकमेंडेशन और किस कमिटी की रिपोर्ट से आया था? द सी एच भाभा कमिटी. नाउ 1956 से 2013 तक का जो पीरियड था उसमें बहुत सारी कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी, जिनकी रिकमेंडेशंस या जिनकी रिपोर्ट पर बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई. तो देयर आर सम कमिटीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच वी शुड लर्न. सो लेट्स लुक एट देम. नाउ लेट अस सी कि कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं. The first is, as we discussed, C.H. Bhabha Committee, which was responsible for the introduction of the 1956 Companies Act. The second was Iradi Committee. It is important because जो इनके chairman थे, he was a justice, he was a judge. His name was Justice V. Balakrishna Iradi. The third was Irani Committee and it was chaired by Dr. J.J. Irani. He was the then director of the Tata Sons. Fourth is Naresh Chandra Committee and fifth is Company Law Committee. After understanding the committees, now let us move on to the 2013 Act. First of all, let us see its date of enforcement. It was 29th August 2013. Next time I will make sure कि reflection light का ना आए. Now, स्कोप क्या था 2013 एक्ट का या फिर 1956 एक्ट का? जो 2013 वाला एक्ट है, it extends to whole of India without exception to any state or any union territory. But जो 1956 वाला एक्ट था उसका स्कोप सारे इंडिया में था except the state of Jammu and Kashmir and Nagaland. Now let us look into the applicability of the 2013 Act. ये किस सेक्शन में गिवन है? सेक्शन 1 सबसेक्शन 4. तो ये क्या कहता है कि कंपनीज एक्ट 2013 कहाँ पर एप्लीकेबल है? To companies incorporated under this act or any other previous law. जो भी कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद या उस दिन इनकॉर्पोरेट हुई हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, उस पे ये लॉ एप्लीकेबल होगा. एंड जो उससे पहले कोई लॉ एग्जिस्ट करता था उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो भी इसी लॉ के अंडर गवर्न होगी. मीन्स कि अगर मेरी कंपनी 1956 एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी लेकिन अब ये एक्ट आने के बाद अब वो इसी एक्ट के अंदर गवर्न होगी. सेकंड, इंश्योरेंस कंपनी भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही गवर्न होगी, लेकिन इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. इसका कुछ कंडीशन है. थर्ड, बैंकिंग कंपनी, अगेन इसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है. फोर्थ इज कंपनी एंगेज्ड इन द जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो वो भी कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होगी, लेकिन इसको भी अभी हमें डिटेल में पढ़ना है कि कब कब ऐसा नहीं होगा. नेक्स्ट, एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट. अगर कोई कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड ना होके किसी और एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जांपल द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो फिर उस कंपनी को भी कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करेगा. लेकिन अगेन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंड द लास्ट इज एनी सच बॉडी कॉर्पोरेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई. तो अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर या 56 एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं भी हुई है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि उसे 2013 एक्ट ही गवर्न करे, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट भी इसी एक्ट के अंदर गवर्न होगी. सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कंपनीज जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर गवर्न होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द कंपनीज incorporated under this act or any other previous law. Then there is insurance company, banking company, electricity company, company incorporated under any special act or any such body corporate as CG may specify. Now let us see कि कब कब जो ये बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनीज हैं कब कब इन पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है. तो अभी हमने 6 पॉइंट्स देखे जहां पर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता था, जिसमें से 4 पॉइंट्स मैंने फिर से रिपीट करे हैं. फर्स्ट इज इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी,
इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी स्पेशल एक्ट। नाउ जो ये स्पेसिफिक कंपनीज हैं, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, इन सब के अपने पर्सनल एक्ट्स भी होंगे जो इनको गवर्न करते होंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट इतने इलेबोरेट मैनर में हर एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए तो प्रोविजंस नहीं बना सकता। सो दैट इज़ वाई हर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री, एक कंपनी के लिए अपना अलग एक्ट है जो गवर्न करता है। लाइक इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इट इज़ द IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। सिमिलरली बैंकिंग कंपनी को कौन गवर्न करता है? द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। सेम इज विद द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, उसको गवर्न करता है द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। नाउ इट मे हैपन कि सिंस दोनों एप्लीकेबल हैं, कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल है और उनका पर्सनल एक्ट भी एप्लीकेबल है, तो कभी इट मे सो हैपन कि दोनों के प्रोविजन एक ही किसी कंडीशन में डिफरेंट बातें कह रहे हैं, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो उस केस में कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 जो एप्लीकेबिलिटी की बात करता है, वो कहता है कि द कंपनीज एक्ट शैल बी एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और कंपनी incorporated under any special act in so far or except in so far governed by their respective personal laws। मतलब अगर उनका लॉ उनके किसी कंडीशन के बारे में साइलेंट है, then the companies act will be applicable, otherwise their personal act will guide them। Now to wrap it up, अगर किसी कंपनी का पर्सनल गवर्निंग लॉ किसी प्रोविजन को लेकर साइलेंट है तो वहां पर द कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर सेम प्रोविजन पर दोनों एक्ट्स कुछ बातें कहते हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट में है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, सो इस केस में जो पर्सनल लॉ है वो ही एप्लीकेबल होगा। सो व्हाई इज इट? इट इज बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन स्पेसिफिक लॉ शैल प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। अगर किसी कंपनी के बारे में, किसी कंपनी के नेचर के बारे में जनरली किसी जेनरिक एक्ट में लिखा है, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013, और उस कंपनी के बारे में जो एक्ट उसी कंपनी के लिए बना है उसमें कुछ लिखा है, सो इट इज़ बेटर कि जो स्पेसिफिक एक्ट है उस स्पेसिफिक कंपनी के लिए वो एप्लीकेबल हो, ना कि कोई जनरल एक्ट। सो गाइज दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको किसी टॉपिक के बारे में कुछ डिटेल्ड डिस्कशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, सो देन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड वी विल स्टडी मोर अबाउट द कंपनीज एक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।